फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट, अब कौन कौन से शहर बसाए तो लिखिए उत्तर प्रदेश में जौनपुर एवं फिरोजाबाद। यूपी में जौनपुर को बसाया, फिरोजाबाद को बसाया। दो इस यूपी में शहर बसा है। हरियाणा में इसने क्या किया, फतेहाबाद और हिसार को बसाया। फतेहाबाद और हिसार, दो शहर यहाँ बसाए। और दिल्ली में हौज खास नाम की एक जगह है, हौज खास, इसे बसाया दिल्ली में। दिल्ली में हौज खास नामक इस स्थान को इसने बसाया। 5 शहर इसने बसाए थे, कोई पूछ लिए कौन कौन। जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार और हौज खास। अगला पॉइंट लिखिए, इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में, किसके द्वारा, फिरोज शाह के द्वारा, इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कार्य कराया गया। जबकि नहरों का पिता किसे कहा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी, भूल गए, चाचा भतीजे हैं, कोई किसी ने करवाया। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया। एक दिन पढ़ाया था, नहरें क्यों बनाई गई थी, सिंचाई की, एक तो सिंचाई की और दूसरी पानी की व्यवस्था हो जाए। भाई इतना बड़ा साम्राज्य है, कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत, तो उसमें राजा साहब को पानी तो लगेगा, पीने के लिए लगेगा, नहाने के लिए लगेगा, खाना बनाने के लिए लगेगा, स्वच्छ के लिए लगेगा, कहाँ से आएगा। अब मटके भर भर कहाँ तक लाओगे, निर्माण करा लिया। लाल किले के चारों ओर पूरी नहर की बाउंड्री ही बनी है, ताकि अगर कोई आक्रमण करता है तो वो अपने गेट बंद कर लेते थे। कोई भी राजा हो, आपने रामायण देखी होगी, लंका की ये बाउंड्री वॉल थी, यहाँ से एक गेट हुआ करता था, युद्ध करना है तो ये गेट नीचे झुक जाता था पानी पे और यहाँ पर आ जाता था जमीन पे। यहाँ मगरमच्छ घड़ियाल ये पाले रहते थे, यहाँ दिल्ली में भी ऐसे नहर में। भाई ये गेट बंद है, अब जाने का रास्ता कहाँ, 30-40 फीट ऊंची दीवार, फेंक भी दोगे कुछ तो चढ़ोगे तो यहीं से पानी में तो जाओगे। पानी में मगरमच्छ रहते थे। इस नहर का निर्माण इसीलिए कराया गया था कि एक तो घेराबंदी हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। अगला पॉइंट लिखिए, यह दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ, यह दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। हो गया। जजिया कर का मतलब होता था या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो या फिर हिंदू होने का टैक्स दो। जजिया कर का मतलब क्या होता था, या तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, इस्लाम स्वीकार, या फिर टैक्स देना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो अब भाई इतिहास में 1320 की बात हो रही। यहाँ पर क्या था, जैन भी आ गए थे, बौद्ध भी आ गए थे, पारसी भी आ गए थे, क्रिश्चियन भी आ गए, सबको टैक्स लगता था। हिंदुओं में ब्राह्मणों को टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इसने क्या किया, ब्राह्मणों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि रहना है तो
टैक्स दो, नहीं तो फिर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। तो यह दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। सब तो दे ही रहे थे पहले से, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। अगला पॉइंट, इसके द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया। ठीक, इसके द्वारा कुतुब मीनार की क्या 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया। शुरुआत किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ने। ये मर जाता है तो इसका गुलाम आता है इल्तु कराता है। जब ये बन रही थी तो कुतुबुद्दीन पहले ही बता गया था कि 4थी मंजिल से ज़्यादा निर्माण नहीं कराना, 1 2 3 और 4। जी आए, अब ये अपना इतिहास में नाम लिखवाना चाहते थे तो इन्हें क्या किया? 5वीं मंजिल का निर्माण कराना शुरू किया। और उसमें पहले ही इंजीनियर्स ने बता दिया था इसके ऊपर अगर मंजिल का निर्माण होगा तो ये झुक जाएगी और गिर जाएगी। जब 5वीं मंजिल का निर्माण हो रहा था तो ये थोड़ा सा झुकने लगी, और जब झुकने लगी तो इसको फिर से हटा दिया गया। ठीक, ये यूनेस्को में शामिल है कुतुब मीनार। ईंटों की बनी हुई इतनी बड़ी मीनार कहीं भी नहीं, ईंटों से बनी। अगला पॉइंट लिखिए, फिरोज शाह के द्वारा सिंचाई कर की भी शुरुआत की गई। फिरोज शाह के द्वारा सिंचाई कर की भी शुरुआत की गई। कर का नाम था हक-ए-सर्व। हक-ए-सर्व, हक-ए-सर्व का मतलब होता था मीठे पानी का कर। मीठे पानी का कर। पानी पीने के लिए भी इसने टैक्स लगा दिया, नाम दिया हक-ए-सर्व। हो गया। अगला पॉइंट, यह दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ। यह दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। क्या लिखा? अपनी आत्मकथा लिखी। अब इसका नाम क्या है? फिरोज शाह। तो आत्मकथा में भी इसका नाम आएगा। इसकी आत्मकथा का नाम था फुतूहत-ए-फिरोज शाही। फुतूहत-ए-फिरोज शाही। फुतूहत-ए-फिरोज शाही यानी फिरोज शाह की जीवनी। तो अपने दोस्तों से कहना आप अपनी फुतूहत कब लिखना चाहते हैं। ठीक, अपनी जीवनी कब लिखना चाहते हैं। फुतूहत-ए-फिरोज शाही हो गया। ये फारसी भाषा में कहीं भी ये बीच में ए मिल जाए लिखा, यहाँ डैश लगाओ यहाँ डैश लगाओ, ए मिल जाए तो ये फारसी भाषा की शब्द होती है। ठीक, अभी यूपी कांस्टेबल के लिए जब पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे कौन से फारसी के हैं, कौन से हिंदी के हैं, कौन से उर्दू के। अगला पॉइंट लिखिए, फिरोज शाह तुगलक के देहांत के बाद इस वंश का पतन शुरू हो गया। फिरोज शाह तुगलक के देहांत के बाद इस वंश का पतन शुरू हो गया और 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में ईरान का शासक 1398 ईस्वी में ईरान का शासक तैमूर लंग भारत आया। तैमूर लंग, अभी आपने शाहरुख खान को देखा है, एक्टर है, मूवी बनाता है शाहरुख खान। उसने अपने बेटे का नाम तैमूर लंग रखा है।
जबकि रियलिटी में इतिहास में क्या था, तैमूर लंग के बेटे का नाम शाहरुख खान। यहाँ इसने उल्टा कर दिया। ये अपने अब्बा हुजूर का नाम तो बदल नहीं सकता था कि अब्बा हुजूर आप अपना नाम चेंज कर लो, तैमूर लंग रख लो। इसने अपने बेटे का नाम रख दिया शाहरुख खान। हो गया। तैमूर लंग भारत आया किसके द्वारा, किसके द्वारा, तैमूर लंग। तो लिख लीजिए तैमूर लंग के द्वारा, तैमूर लंग के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी गई। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी गई, जो तुगलक वंश का आखिरी शासक था। जो तुगलक वंश का आखिरी शासक था। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आया, नासिरुद्दीन महमूद। इसकी हत्या तैमूर लंग कर देता है। अगला पॉइंट, तैमूर लंग की सहायता से, तैमूर लंग की सहायता से खिज्र खां, तैमूर लंग की सहायता से खिज्र खां नया शासक बनता है। तैमूर लंग की सहायता से खिज्र खां नया शासक बनता है। तैमूर लंग की सहायता से खिज्र खां नया शासक बनता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है, और एक नए वंश की शुरुआत करता है, सैयद वंश। आप लोग यहीं के हैं। अपने पड़ोसी जिले का नाम क्या है, महोबा। यहाँ की कहानी सुनी होगी, मछला हरण। जब मछला हरण होती है, युद्ध में जाते हैं, एक ताला सैयद नाम का इनका चाचा होता है, आला उदल का चाचा। क्या नाम है उसका, ताला सैयद। वो इसी सैयद वंश का था। एक इतिहास, ताला सैयद। हाँ, वैसे दोस्ती यारी थी तो अब मुझे चाचा लगता था। ठीक, वैसे परिवार से नहीं था। सैयद है, अफगान शासक है, वो भारतीय थे। इसमें लिख लेना, जो सही खिज्र खां था ये अफगान शासक था। जहाँ खिज्र खां लिखा है वहाँ लिख लेना अफगान शासक। खिज्र खां के बगल में लिखना अफगान शासक। हो गया। आज के लिए होमवर्क एक पेज छोड़ना पूरा। होमवर्क में क्या है, पूरा महोबा जिला नहीं, महोबा की अमर कथा ऐसे टाइप डालना और इसमें लिखना आला उदल के बारे में, आला उदल के बारे में एक पेज। जो चीज़ें भारत की आज़ादी के बाद जब मौलाना कलाम शिक्षा मंत्री बना उसने जो छुड़वा दी, आज हम वो सब फिर से लिखवाएंगे। एक दिन लिखवाया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और किसी के बारे में लिखवाया है, अभी नहीं लिखवाया। अब जितने राजपूत आएंगे सबके बारे में लिखवाते जाएंगे। तो होमवर्क में है महोबा की अमर कथा। आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध लड़ा है। किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये आला उदल राजा नहीं थे, सेनापति थे यहाँ के महोबा के। एक आला की पत्नी का नाम मछला, बेटे का नाम उदल, इंदल, उदल भाई हो गया, इंदल लड़का था। ये हरण हो जाता है, ताला सैयद से सहायता मांगी जाती है। जब भी तंत्र मंत्र खूब चलता था, देवी माँ को, मैया की जो शारदा भवानी है, खड़े खड़े बुला लेते थे, इतनी ताकत थी इनमें। पहले ये नहीं जानते थे मैया की शारदा भवानी, लेकिन इनके साथ वाले जानते थे, खड़े खड़े बुला लेते थे। एक मंत्र किया और
माँ शारदा प्रकट हो गई। ठीक, अच्छे से जो भी अपने आसपास के सीरियल में मछला हरण हुआ, ये तीज त्योहार होते हैं ना, तीजा मनाया जाता है, खूब देखते हैं, आराम से देखा करो। एक आध घंटे का टाइम मिले, पृथ्वीराज चौहान देख लिया किसके साथ युद्ध हुआ, ठीक, महोबा की लड़ाई देख ली, कैसे लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान के बारे में, गूगल पे डालोगे पृथ्वीराज चौहान और आला की लड़ाई पूरी आ जाएगी, पूरी चीज पेज में लिखना है। अगला पॉइंट लिखिए दूसरे पेज से, दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान वंश जो सैयद वंश था, ये दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान वंश हुआ। दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान वंश, समय लिखिए खिज्र खां का। पहला शासक, दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान वंश लिख लिया। पहला डालिए शासक, प्रथम शासक खिज्र खां। खिज्र खां 1414 से 1421 तक, 1414 से 1421 तक 7 साल तक रहा। हो गया। इसे सैयद वंश का संस्थापक बोला गया। इसे सैयद वंश का संस्थापक बोला गया और यह किसके अधीन था? किसने इसे राजा बनाया था? तैमूर। यह सैयद वंश का संस्थापक था और यह तैमूर लंग के अधीन था। तैमूर लंग ने ही तो नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करा दी, फिर खिज्र खां को शासक बनाया, तो अधीन हो गया, उसका दास बन गया। अगला शासक मुबारक शाह 1421 से 1434। दूसरा कौन आया? मुबारक शाह 1421 से 1434 तक रहा, मतलब 13 साल ये शासक रहा। इसमें लिखिए इसका वास्तविक नाम उत्बा था। उत्बा, इसका वास्तविक नाम क्या था? उत्बा। इसका वास्तविक नाम उत्बा था। इसके दरबार में अहमद सरहिंदी नाम का इसके दरबार में अहमद सरहिंदी नाम का एक महान इतिहासकार हुआ। जिसके द्वारा मुबारक शाह की जीवनी तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई। जिसके द्वारा तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई। हो गया। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखना है मोहम्मद शाह। ये छोटे छोटे शासक हुए लेकिन वंश तो आए, जानकारी तो होनी चाहिए। मोहम्मद शाह अगला शासक। समय लिखना है 1434 से 1445। 1434 से 1445 मोहम्मद शाह 1434 से 1445। इसमें लिखिए अगला शासक अलाउद्दीन आलम शाह। इन्होंने ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किए तो उतना पढ़ना भी नहीं, जब जहाँ से प्रश्न ना पूछे
विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। अगला लिखिए अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। इसमें लिखिए समयकाल 1445 से 1451। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 हो गया। इसमें लिखिए यह सैयद वंश का आखिरी शासक हुआ। यह सैयद वंश का आखिरी शासक हुआ। यह सैयद वंश का आखिरी शासक हुआ और इसे बहलोल लोदी के द्वारा हरा दिया गया। यह सैयद वंश का आखिरी शासक हुआ और इसे बहलोल लोदी के द्वारा हरा दिया गया। हो गया। अगला पॉइंट लोदी वंश। अब कौन सा वंश आया? लोदी वंश। लोदी वंश रहता है जब तक बाबर नहीं आ जाता है। 1451 से 1526 लोदी वंश हो गया। MP नोट्स लाए हुए रोहित राजुल। इसके आगे करेंगे अपन कल। MP जी के देखते हैं। पेज निकल चुके हैं तो दोबारा दुकान में इतना बड़ा स्टेपलर रखा होगा। लगा वो सब पेज उड़ा गई। क्या हो गया? पूरे पेज उड़ा गए। इसीलिए तुमने कहा था कि फिर वो स्टेप वो बना लो। एक एक करके रखना पड़ेगा। ग्वालियर संभाग आपका पूरा हो चुका था। एक बात करें जबलपुर संभाग की। हाँ, एक उनकी बननी है, एक उनकी बननी है। जबलपुर संभाग। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक। और इसका नामकरण जो है जवाल ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया गया। तो पूछ ले कोई कि जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा? यहाँ एक जवाल ऋषि रहा करते थे। जैसे ग्वालियर नाम क्यों दिया? यहाँ पर एक ग्वालियर नाम के ऋषि रहा करते थे। ऐसे ही जबलपुर का नाम जबलपुर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जवाल नाम के ऋषि रहा करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जबलपुर। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और क्या खास विशेषता है इसकी? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। हाई कोर्ट जबलपुर में है। सफेद संगमरमर यहीं होता है, मिलता है। सफेद संगमरमर, भेड़ाघाट, जलप्रपात है, बंदर पूजनीय दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल देखो जबलपुर का नाम जबलपुर क्यों पड़ा? जवाल ऋषि के नाम पर। नर्मदा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। इसकी दो खंडपीठ है, एक ग्वालियर है और दूसरी इंदौर है। खंडपीठ एक ग्वालियर है और एक इंदौर है। तीसरी प्रस्तावित है कहाँ? भोपाल में। ठीक है। इसके बाद जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जामदार स्थापित किया गया। क्या नाम है? जामदार।
आपकी चाचा का एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ गए थे? जबलपुर गए थे, कहीं और गए थे? जबलपुर में भरतपुर। जबलपुर गए थे, वहाँ एक डॉक्टर का नाम है जामदार। अब तो वो खत्म हो गया है, उसको बेटा और बेटी करते हैं, ठीक है। हाँ, ये जामदार ऐसा डॉक्टर है जहाँ देश में कहीं हड्डी ना जोड़ रही हो किसी की, ये जोड़ देता है। नहीं जुड़ी थी वहाँ से। अरे कहने का मतलब है, अब वो इतना पैर इतना खराब हो गया था तो उसके लिए फिर इतनी स्पेशलिटी नहीं है वहाँ फिर राजस्थान में। नहीं तो और कहीं ना दिखवाओ, यहाँ प्लास्टर ना चढ़वाओ, सीधे अपने यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? जबलपुर जाते हैं, जामदार हॉस्पिटल में। तो विकलांग पुनर्वास केंद्र खोला गया है, जिसके हाथ नहीं है तो प्लास्टिक का वो लग जाता है, पैर नहीं है तो पैर में लग जाता है। विकलांग पुनर्वास केंद्र है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है 1956 में स्थापित की गई। और जब राज्य बनेगा तभी तो हाई कोर्ट बनेगा। तो राज्य बना 1 नवंबर 1956 को, तभी इसे हाई कोर्ट बना दिया गया। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये एक ऐसे न्यायाधीश भी रहे जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद को संभाला था। ठीक, अब जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं थे तो इन्होंने क्या किया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 2 बार राष्ट्रपति का पदभार संभाला। वैसे जब इनकी उपस्थिति थी, 2 बार अनुपस्थिति थी, मतलब 2 बार राष्ट्रपति कार्यभार कार्य संभाला। पंचवर्षीय नहीं समझ लेना हमको, पंचवर्षीय। अगला पॉइंट, जबलपुर स्थित नर्मदा नदी के तिलवारी घाट में अपने जो करेंसी नोट होती है, इसके साथ में एक फोटो लगी होती है बाबूजी की। ये कौन है वो? गांधी जी। तो जबलपुर का जो तिलवारी घाट है वहाँ इनकी अस्थियां विसर्जित की गई। कहाँ पर? तिलवारी घाट, जबलपुर में। ये प्रश्न पूछा गया MPPSC में। अगला पॉइंट, जबलपुर के बरेला गांव में नर्मदा नदी के किनारे रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। जिसके पास नोट उपलब्ध है वो अपनी नोट्स लेकर आए, बेंच लगा हो या पेज नंबर डाल लेना। जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक त्रिपुरी नाम से सम्मेलन भी होता, जिसे तेवर या फिर महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अभी ट्रेनें भी चलती हैं महाकौशल के नाम से, दिल्ली से जबलपुर के लिए। त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में हुआ और नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 अध्यक्ष नेताजी, और कहाँ होता है? त्रिपुरी में। अब ये सम्मेलन का था? कांग्रेस का। हर साल कांग्रेस का सम्मेलन होता था, और नाम याद नहीं आ रहा है, किसी ने कहा था ये बरसात के मेढक हैं। कांग्रेस के जो सम्मेलन होता था ना, क्या कहा उसे? बरसात के मेंढक। साल में एक बार टकराते, शांत हो जाते। भाई तुम्हें अगर आज़ादी दिलानी है तो आज इस राज्य में 2-4 दिन बैठे करो, कल दूसरे राज्य। साल में एक बार बैठक हो गई, वो भी 1 दिन, खत्म। तो इनको क्या कहा गया? बरसाती मेंढक। एक बार टकराते हैं, बस चौमासा निकल जाता है। अगला पॉइंट, जबलपुर में इतिहास क्या है? यहाँ सुरमा नगरी कहलाती है। ये आंखों में काजल लगाते हो, कुछ लड़के भी लगाते हैं, देखा है। लड़कियां तो सभी लगाती हैं। सुरमा नगरी कहलाती है, आम नगरी कहलाती है, संस्कार राजधानी कहलाती है। जबलपुर को सर्वप्रथम आचार्य विनोबा भावे के द्वारा संस्कार राजधानी के नाम से नामित किया गया। जबलपुर में 13 देशीय भाषाएं और 15 विदेशी भाषाएं बोलने के लिए, सीखने के लिए संस्थान खोला गया। अब विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं तो दिल्ली जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। स्पॉट होते,
गाइड, एक गाइड होते हैं ये, इसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ? लपका बोलते हैं। अरे अपने यहाँ मंदिरों में जो टूरिस्ट को पकड़ते हैं उसने क्या बोलते हैं? लपका। लपका मतलब लपक लिया, उसने पकड़ लिया। एक तो होते हैं लपका जो दूसरों के बोलने का स्टाइल सीख लें, लिखना भले ही ABCD ना आता हो, ABCD ना लिखना जानते हो, लेकिन वो भाषाएं बोल लेंगे, फ्रेंच बोलेंगे, स्पेनिश बोलेंगे, रशियन बोलेंगे, अमेरिकन बोलेंगे, सब बोलेंगे, लिखना कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखकर सीखा है। ना तो वो कहीं स्पॉटिंग के लिए दिल्ली गए, ना कहीं जाके पढ़ाई की। अब वो अंगूठा छाप है, पढ़ेंगे कहाँ, लेकिन सीखा है उन्हें, साथ में रह रहे की कॉपी किताबें बेची, आज लाखों करोड़ों कमाए बैठे। अगला पॉइंट, तो 13 देशीय भाषाएं सिखाई जाती हैं और 15 विदेशी। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री, 2 बार लगातार रहे। अगला पॉइंट, जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी स्थापित है, क्योंकि बरेला गांव में क्या है? रानी दुर्गावती की समाधि। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है वर्ष 1947 में। तो एक तो कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, दूसरा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, तीसरा पहला इंजीनियरिंग कॉलेज एक जबलपुर में 1947 में खोला गया। जबलपुर में शस्त्र सेना और किसान विद्यालय स्थापित किए गए। शस्त्र सेना का मतलब क्या होता है? आर्मी के लिए कैंट बनाया गया है यहाँ पर, एक तो आर्मी के लिए और दूसरा ITBP का कैंप है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, उसका कैंप है। आप SSC GD की रनिंग करने जाएंगे तो या तो खंडवा मिलेगा रनिंग के लिए, भोपाल का भेल मिलेगा, भेल ग्राउंड, तीसरा जबलपुर का ITBP मिलेगा, एक शिवपुरी का करेरा है, शिवपुरी में करेरा अभ्यारण्य भी है और करेरा में कैंप भी है, ठीक, ITBP का कैंप भी। इतनी जगह आपकी SSC GD की रनिंग होती है MP वालों। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला है। महिलाओं में बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं भोपाल की हैं। पुरुषों में बात करें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष इंदौर के हैं। जिस दिन इंदौर जिला लिखवाया होगा उस दिन बताया होगा कि पुरुषों में बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष इंदौर में पढ़े लिखे हैं। महिलाओं में बात करें, महिलाओं में सबसे ज़्यादा भोपाल में पढ़ी लिखी महिलाएं रहती हैं और सर्वाधिक पूछे दोनों में तो कहाँ? अपनी राजधानी हाई कोर्ट जो है जबलपुर में। तो जबलपुर सर्वाधिक शिक्षित जिला है मध्य प्रदेश का। अगला पॉइंट, जबलपुर प्रारंभ में कलचुरी वंश की राजाओं की राजधानी रही। जैसे ये कहाँ है? चंदेल वंश की राजधानी रही। छत्रसाल ने अपनी राजधानी पन्ना को बनाया, ठीक। आपने एक बाजीराव फिल्म मूवी देखी होगी, देखिए, जिसमें मस्तानी रहती है, वो देखना आज है। वो छत्रसाल यही के जो महाराजा छत्रसाल थे, इनकी बेटी थी महाराजा छत्रसाल की बेटी। कैसी जलती? महाराजा छत्रसाल की बेटी कौन थी? मस्तानी। ये कहाँ गई? महाराष्ट्र मदद मांगने। इसने किसे बचाया? बाजीराव की जान बचाई थी इसने। फिर ये मदद मांगने गई थी महाराष्ट्र, ये हमारे राज्य पे संकट है, हमारी मदद करो। पूरा राज्य इनके खिलाफ हो गया था बाजीराव और मस्तानी में, क्योंकि इसने इसे शादी तो नहीं की थी लेकिन रख लिया था कि हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा में चलती रहे। अरे तो क्या राजा नहीं करेंगे शादी तो एक्स्ट्रा में चलती रहेगी, उसमें क्या।
जबलपुर में मक्का एवं जबलपुर में मक्का के लिए शोध केंद्र है और वन शोध केंद्र भी है। ठीक है, जबलपुर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, इसलिए वैसे तो संभाग में केवल एक आईजी होता है, केवल एक आईजी इंस्पेक्टर जनरल कहलाता है। कौन कहलाता है? इंस्पेक्टर जनरल। वैसे डीआईजी अपने छतरपुर में है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कहलाता है। ये हर जिले में मिल जाएगा, जो मुख्य संभाग की श्रेणी में आते हैं। इससे छोटा कौन होता है? एसपी, एएसपी, डीएसपी, टीआईजी। ठीक, तो ये सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, इसलिए यहाँ 2 आईजी पदासीन हैं। एक आईजी पूरा नहीं देख पाता है, तो यहाँ 2 आईजी की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट, जबलपुर को बीड़ी उद्योग का आधार बनाया गया। एक दिन सागर संभाग पढ़ाया था, जिसमें सागर के बारे में पढ़ा गया था कि जबलपुर के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बीड़ी का कहाँ है? जबलपुर। सागर में है, और पहला कौन सा है? जबलपुर है। तो सबसे ज्यादा जो अपनी बीड़ी आती है ना, शेर बंडल, पटेल बंडल, श्याम आता है। ठीक, बहुत से आते हैं। यही गांव में आपके यहाँ बस्ती में बनते हैं, एक दादी बनाती रहती है। पीने नहीं चले जाना कि दादी दे दो, अब देसी है, बंडल का। जबलपुर स्थित भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर स्थित सफेद संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट में बंदर कूदनी दर्शनीय स्थल है। बंदर कूदनी, ये कोई नदी बह रही है, यहाँ चट्टाने हैं, तो यहाँ से बंदर इस नदी में छलांग लगाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बंदर कूदनीय दर्शनीय स्थल हो गया। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। ठीक, धुआंधार का मतलब जब यहाँ से पानी नीचे गिरता है नदी में, जो झरना है जैसे जैसे प्रवाहित हो रही है, अब यहाँ ये पानी नीचे गिर रहा है, तो भाप जैसी बनती है, और वो इतनी सफ़ेद रहती है कि जैसे दूध जैसा हो। धुआंधार मतलब धुआं ही धुआं दिखता है, जैसे ठंडियों में कोहरा हो जाता है, ऐसे ही वहाँ पे झरना है। जबलपुर के बेजौरा गांव में नर्मदा घाटी परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का मतलब या तो वहाँ से बांध बना के नहरें निकाली गई होंगी, या फिर कोई विद्युत ताप केंद्र बनाया गया होगा जहाँ से बिजली उत्पादन की जाती है। जबलपुर में स्टेडियम की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल, और ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल। अशोक पटेल, रानी ताल, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो जबलपुर है, इसका सुझाव किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल, सुझाव दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल ने कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर को बनाया जाए, लेकिन राजधानी जबलपुर थोड़ी है, भोपाल। सुझाव दिया था। अगला पॉइंट, जबलपुर को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 1864 में नगर निगम बनाया गया था। तो सबसे पहला नगर निगम कौन है? जबलपुर है, 1864 का मध्य प्रदेश में। आकाशवाणी 1969 में स्थापित होती है। जबलपुर में 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ। 1923 में झंडा, और 1916 में होता है क्या? होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट जिसकी मुखिया थी ना, होम रूल लीग की, वो होता है 1916। जबलपुर में महलों की बात करें तो मोती महल है, मदन महल है, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। जबलपुर में संग्राम सागर झील है, जैसी भोजताल भोपाल में है सबसे बड़ी झील। कोई भोपाल गया हो तो झील देखिए। तो अब पेपर देने जाना आपकी पुलिस का तो भोपाल, बढ़िया एक दिन पहले जाना, पहले घूमना, उसके बाद पेपर देना। हो सकता है वो झील के बारे में पूछ ले, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ ले, राजभवन के बारे में पूछ ले, विधान भवन के बारे में पूछ ले, शक्ति भवन के बारे में पूछ ले। तो 4-5 क्वेश्चन जब भोपाल के लिखवाए थे ना पॉइंट, वो सब भोपाल घूम लोगे तो बन जाएगा। एक अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मैग्नीज का उत्पादन होता है।
मैं नहीं। जबलपुर एक ऐसा जिला है जहाँ परमहंसी आश्रम किशन हरि की मढ़िया प्रसिद्ध है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला मकड़ी घर बनाया गया। जैसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, आप पैदल चल सकते हैं। वन विहार कहाँ है? भोपाल में है। यहाँ पैदल घूम सकते हैं। बिहार का मतलब होता है पैदल, ऑटो भी कर सकते हैं, स्कूटी किराए से ले सकते हैं। जबलपुर में क्या हुआ? मकड़ियों पर शोध किया गया और एक मकड़ी घर बनाया गया। जितने प्रकार की मकड़ी भारत में पाई जाती है सब देखना और एक साथ तो यहाँ चले जाना। हो गया? एक मिनट। जबलपुर में रानी दुर्गावती महल और संग्रहालय दोनों स्थित है, जबकि इसके पहले बता चुके हैं कि एक मोती महल है और एक मदन महल है। यहाँ रानी दुर्गावती का महल भी है और संग्रहालय यानी म्यूजियम भी है। जबलपुर में कचनार सिटी कहलाती है, ये फिल्म सिटी है जबलपुर की। इसके आगे करेंगे कल की क्लास में जबलपुर।